Hello student, how are you? Today we are going to start the new session of the important questions from chapter solid state of chemistry 12 regarding the board examination, midterm examination and CET examinations. तो देखो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो तो आपके बोर्ड के रिलेटेड टॉपिक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, वो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री पेपर 202 5 6 5 तो खत्म हो गया, मिड टर्म आएंगे आपके अभी 6 7 के लिए हो सकता है 70 मार्क्स का पेपर होता है। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चंस। देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पहला पार्ट है द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या है? तो एक्चुअली हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ किसके लिए रिलेटेड होता है? हेनरीज लॉ इज रिलेटेड फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है, मतलब इट इज अ डिपेंड ऑन द प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए फार्मूला होता है S KH into P। यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो होती है, तो अगर हम KH का अगर कांस्टेंट यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? S/P। सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर dm क्यूब अपॉन बार। तो कन्वर्जन क्या होगा यहाँ पे? मोल dm क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मोल dm क्यूब, मोल कहां पे होता है ऐसा? dm क्यूब यहाँ पे है क्या हमारे पास? dm क्यूब एक बार है, बार है, पर मोल है, पर हमें मोल चाहिए, पर मोल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो dm क्यूब मतलब होता है लीटर। क्या होता है? dm क्यूब मतलब लीटर। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा ये? मोल पर लीटर पर बार, मोल पर लीटर पर बार। तो मोल पर लीटर पर बार ऑप्शन सेकंड क्या आता है? ये ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हेनरीज लॉस के यूनिट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 1 मार्क्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन को लर्न करके रखो, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा पार्ट हो सकता है कि उसके अंदर आपको हेनरीज लॉ की यूनिट पूछी जाएगी। तो देखो क्वेश्चन सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इक्वल होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा, बिकॉज़ ऑफ इट इज राउल्स लॉ इज रिलेटेड फॉर अ सॉल्यूट के लिए। और सॉल्यूट कैसे होता है? वो वोलेटाइल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो आता है यहाँ पे ये क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? हमें ये पार्ट चाहिए। राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है हमारा ये ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड नहीं होता है, तो याद रखना है जो पार्ट आएगा हमारा राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल इसके लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर कौन डिपेंड करता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पार्शियल प्रेशर पूछे इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज गिवन बाय। तो देखो पर्टिकुलरली अगर इसे सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास पार्ट क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पार्शियल प्रेशर मतलब P ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूट के लिए, मतलब कौन सा सॉल्यूट? वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर वोलेटाइल होगा फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन
यहाँ पे क्या आता है मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये होता है, ये मोल फ्रैक्शन आता है। तो यहाँ पे पार्ट उन्होंने ये पूछा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर होगा भी नहीं भी होगा तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे वोलेटाइल चाहिए। नॉन वोलेटाइल मतलब उसकी वेपर जनरेट नहीं होगी और वो प्रेशर के अंदर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ये इक्वल होता है प्योर सॉल्वेंट के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है ये ऑप्शन होता है पार्शियल प्रेशर। ये आपके किसके साथ डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के साथ डिपेंड करेगा। किसके साथ, सॉल्वेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन किसके आएंगे, फिर मोल फ्रैक्शन में किसके आएंगे, तो सॉल्वेंट के ही आएंगे। तो P = x1 P0, क्योंकि हमारे पास क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वेपर जनरेट नहीं होते, तो ऑब्वियसली वहां पे जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर जनरेट होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे। तो दैट इज द रीजंस। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, P पार्शियल प्रेशर = x1 P0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन, एक सॉल्यूशन है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इक्वल टू 0.05 हैज अ वेपर प्रेशर 20 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, मींस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज। यहां पे देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछा है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना है स्टूडेंट। तो देखो यहां पे कांसेप्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब यहां पे x2 की वैल्यू किसकी इक्वल है 0.05। x2 2 क्यों लिखा है, 2 इज फॉर अ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर assuming the having mole fraction of solute is equal to 0.05 has a vapor pressure दिया है P is equal to 20 × 10⁻³ is the vapor pressure of pure solute। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, तो ये सॉल्यूशन का होगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, P0 is equal to क्वेश्चन मार्क बाय राउल्स लॉ का कंडीशन आएगा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लेट करेंगे अभी यहाँ पे, वी आर रीडिंग द टर्म्स। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर ये आ रहा है, बाय पुटिंग द वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20 × 10⁻³ इनटू 0.05 तो कितना होगा यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करें 0.05 से, ये 0 तो ऑलरेडी है, 0 लेंगे तो टिम्बू शिफ्ट होगा इनटू 2 5 = 10 1 कैरी 1 टिम्बू हियर है, टिम्बू ले लिया 1। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 1.0 इनटू 10⁻³ तो यहाँ पे जो आंसर आता है 1.0, आंसर सी इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होता है यहाँ पे, आंसर सी इज द करेक्ट। तो इस तरह से हमें क्या होता है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पार्ट देखने जनरली राउल्स लॉ के साथ एक मिनट होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट है अ सॉल्यूशन हैविंग द हाईएस्ट वेपर प्रेशर इज। हां, हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसके लिए होता है, यहाँ पे देखो हमें वेंटर फैक्टर के साथ जाना होता है। वेंटर फैक्टर का रिलेशन यहाँ पे आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी रिलेटेड होगा, वेपर प्रेशर के साथ भी रिलेटेड होगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ भी रिलेटेड होगा। तो आपको ये नोट डाउन करना है अच्छी तरह से और इसको प्रिपेयर करके रखना। इसके ऊपर एक एमसीक्यू तो आपको मिलेगा कि जिसके पास हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है, यहाँ पे एक पार्ट नोट डाउन कर रखना है, सॉल्यूशन having highest vapor pressure has low Van Hoff factor, मतलब जितना Van Hoff factor लो होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको जस्ट इसमें से वैल्यू निकालनी है कि किसके पास Van Hoff factor सबसे कम है।
ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, 0.1 मोलर है, 1 मोलर है। तो यहाँ पे सबसे कम वेंट ऑफ फैक्टर किसके पास होगा? लोएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर Al2। अगर हम Al2 SO4 3 के लिए लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है? जस्ट ब्रेक द डिसोसिएट द कंपाउंड। तो कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2Al + 3 SO4 - 2। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर क्या निकलता है? I will become, ये कितना है? 2। ये कितना है हमारे पास? 3। तो वेंट ऑफ फैक्टर 5। सबसे ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर तो इसका है। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे NaNO3 का कितना होगा? यहाँ पे A B का NaNO3 को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो NaNO3 का वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? Na++ NO3-। यहाँ पे तो कुछ है नहीं टर्म्स 1 2 3। यहाँ पे देखो जो 2 था ये इसका ये वाला पार्ट था, यहाँ पे 3 था तो हमने 3 मोल्स लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि 3 एटम्स थे। तो इसी केस के अंदर यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, NO3 पूरा कंपाउंड है, इसके साथ कोई भी एटम नहीं है, एक ही एटम है यहाँ पे मॉलिक्यूल से NO3। तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हुआ इसका? 2 + 1 2। सिमिलर वे BaCl2, इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या निकलेगा? BaCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर निकलेगा इसका 1। ये बनेगा Ba + 2 + 2Cl - 1 + 2 = 3। तो I12 क्या आ गया यहाँ पे? 3। और यहाँ पे क्या निकलेगा? अगेन Ca का 1 NO2 का, D में क्या होगा? Ca + 2 होगा और 2 NO3 होगा। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर इसके NO3 है, बट इसके साथ कितना है? 2। तो यहाँ पे हम 2 मोल्स लेंगे इसके, यहाँ पे कोई भी मोल्स नहीं है 3 के साइड में, तो मतलब 1 मोल ही है। तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा कितना होगा? वेंट ऑफ फैक्टर विल बिकम 1 + 2 = 3। तो देखो सबसे कम किसका है? सबसे कम वेंट ऑफ फैक्टर किसका है? तो सबसे कम वेंट ऑफ फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, अब तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका ही 2 ही है। देखो NaNO3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आएगा हमारा NaNO3 इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसके पास लोएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर होती है या कम वेंट ऑफ फैक्टर होते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है? हाई होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पार्ट है। तो इसी के साथ आगे की पार्ट भी यहाँ पे रिलेटेड होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर आपको ऐसे निकालना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो पार्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया जाता है बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, मतलब बढ़ता है, ज्यादा होता है। जैसे कि वाटर, प्योर वाटर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे बट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, जैसे कि NaCl। तो क्या होता है उस केस के अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा। चाहे वहां पे वाटर भी हो बट वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होगा। वो कंप्लीट बॉइल स्टार्ट कहां पे करेगा? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, इंक्रीज्ड हुआ। तो ऐसे केस के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट यूज किया जाता है। कौन सा कांस्टेंट होता है वो? इबुलोस्कोपिक। एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज होता है। इबुलोस्कोपिक इसके लिए होता है, इबुलोस्कोपिक यूज्ड टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिटरमाइन टू फ्रीजिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड होता है। ऑस्मोमेट्री के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ इसको रिलेटेड किया जाता है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट अलग केस है। नैनो ये वाला पार्ट आपको नैनो केमिस्ट्री के अंदर आने वाला है, तो उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट क्या होता है वो भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बोथ द पार्ट। हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है, मिनिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। मिनिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो ये वाला नोट डाउन करना है। मिनिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो रिलेटेड होता है ये किसके साथ होता है? जिसका वेंट ऑफ फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो मिनिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is directly
प्रोपोर्शनल टू वेंट हॉप फैक्टर। किसके साथ? वेंट हॉप फैक्टर। बस वेंट हॉप फैक्टर मिनिमम पूछा है ना, यहाँ पे हमें पूछा है मिनिमम, जिसका वेंट हॉप फैक्टर कम होगा उसका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? कम होगा। तो मिनिमम चाहिए हमें। यहाँ पे KCL कितना है? पहला ऑप्शन ये आता है KCL के लिए। KCL यहाँ पे 1 है, K1 है, ये 1 है, तो I कितना हुआ इसका? 2। सेकंड कौन सा है? इसका मोलार कितना है? यहाँ पे इसकी मोलारिटी गिवन है 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, उसको अप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी है यहाँ पे NaCl, इसका भी I कितना होता है? AB1 है, AB1 है, I इक्वल टू अगेन 2, बट इसका मोलार फैक्टर जो आता है यहाँ पे मोलारिटी ये होती है 0.05। उसके बाद में सी में ऑप्शन गिवन है आपको AlPO4, तो यहाँ पे देखो I इक्वल टू इसका भी 2 निकलेगा, A1 और A1। डी में क्या होगा यहाँ पे? MgSO4, यहाँ पे भी आ रहा है MgSO4, ये भी बने, ये भी बने, I इक्वल टू 2, तो सभी के I इक्वल टू क्या हो गए? 2 आ गए। अभी I इक्वल टू 2 है तो हमें क्या चाहिए? इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, देखो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे निकाला जाता है? इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वेंट हॉप फैक्टर। वेंट हॉप फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो इसका वेंट हॉप फैक्टर कितना है? यहाँ मोलारिटी कितनी है? इसकी 1 है, इसकी भी कितनी है? आई थिंक 0.1 है, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसमें से सबसे कम किसकी? इसकी 0.1 है, इसकी 1 है, इसकी 0.05 है, सबसे कम NaCl की है। तो NaCl का ही क्या होगा? फिर रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आएगा, तो इसका पार्ट क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन NaCl इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये वाला पार्ट याद रखना है ऐसे ही। नेक्स्ट पार्ट देखो, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है यहाँ पे कितना है? इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज 72.814 K, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन विल बी। तो देखो इस केस के अंदर मोलर सॉल्यूशन किसका दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन नहीं है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। मतलब यहाँ पे इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे, इसका 272 84.10, ठीक है। देखो ऐसे केस में क्या होगा? दो अलग-अलग सॉल्यूशन का पूछा है यहाँ पे, तो हमें वाटर का, ये वाटर के साथ रिलेट होगा। प्योर वाटर का मोलर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में जो सवाल कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है यहाँ पे गिवन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉरी, यहाँ पे क्या हमें हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या गिवन है यहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितना है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 272.814, ये गिवन है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होगा? तो हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो कितना होता है, ये कांस्टेंट होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये होता है 273.15। कितना आता है ये? 273.15। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना बन रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, हाँ यहाँ पे देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, तो हमें इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशंस, या तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाटर का माइनस करना है 273.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो 273.814 विल बिकम, इसका डिफरेंस कितना आता है? तो डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आएगा 273.15 माइनस 272, नॉट अ 3 इज देयर, 272 है ये, 272.814, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, 0 से क्या करेंगे हम यहाँ पे, इससे 4 ये 10, यहाँ पे आएगा 6, 4 माइनस 1 ये आएगा 3, यहाँ पे 2 ये 11, 11 माइनस 8 ये आएगा 3.320 और ये 0 कितना आ रहा है यहाँ पे, वी आर गेटिंग द वैल्यू 0.336, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.366। अभी यहाँ पे हम निकालेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या निकालना है हमें अभी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इसके लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे पास निकल गया डेल्टा TF1, 0.1 मोलर सॉल्यूशन का डेल्टा TF निकल गया, देयरफॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डेल्टा के, सॉरी यहाँ पे KF आएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन m, बस वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे 0.336 अपॉन m कितना है हमारे पास 0.1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0.1 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे कितने 0, 1 2 3, 1 2 बढ़ा लेंगे कैंसिल, 336 डिवाइडेड बाय 100, टिम्बू देखो जितने टिम्बू के बाद डिजिट है उतने हमने क्या बनाया डिनोमिनेटर में भी टिम्बू के बाद में डिजिट बना लिया बाय पुटिंग द जीरोस। अभी टिम्बू टिम्बू क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, तो बचेगा 336 अपॉन 100, तो आंसर यहाँ पे होगा 3.36। तो इसका जो आंसर आता है यहाँ पे 3.36, तो मैं जस्ट यहाँ पे पुट अप करता हूँ, आंसर इज 3.36। देखो 3.36 आ गया, अभी फर्स्ट के लिए मिल गया, सेकंड के लिए निकालना है अभी, तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए कितना होगा, KF की वैल्यू पता है, डेल्टा TF निकाल लेंगे, m की वैल्यू तो पता है, देयरफॉर फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू, बस शिफ्ट करो इसे 3.36 into 0.2, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 212, 1 कैरी, 7 ये आएगा 2 3 6 plus 1 7, 2 3 6, डेसिमल कितने 1 2 3 1 2 3, 0.672, और इसके बाद में आपका पार्ट आएगा, वो पार्ट होगा इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, जस्ट इसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी 0.1 मोलर के लिए सॉल्व हो चुका है, इस वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें चाहिए ये वाला पार्ट, therefore freezing point for 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू वाटर का कितना था 273.15 माइनस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 0.672, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 273.15 माइनस 0.672, यहाँ पे आएगा 0, तो यहाँ पे देखो इसमें से ये आएगा 4, ये आएगा 10, ये 8, 4 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बनेगा यहाँ पे 0, ये 14 से 7 गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 10, 10 से 6 गए 4 पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा 272, तो हमारे पास ये वैल्यू आते हैं 272.478। चेक करो ऑप्शन है क्या, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन 2,
72478, देखो यहाँ पे 272628 265.6 एंड यहाँ पे अलग ही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल पे, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंगो केप्ट इन सॉल्ट, एक मैंगो को सॉल्ट के अंदर अगर पुट अप करते हैं, मैंगो केप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक। मैंगो क्यों श्रिंक होगा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर? बिकॉज ऑफ मैंगो के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है, बाहर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट देखो एक सॉल्ट है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक जार है, जार बीकर, अब कोई भी लो। इस बीकर के अंदर क्या है? इस बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है इसके अंदर? सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसके अंदर है मैंगो, ऐसे होगा कुछ मैंगो, ऐसे ये मैंगो है, मान के चलते मैंगो है, ऐसे ये है मैंगो। क्या होगा? इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक क्यों कहलाएगा? हाइपोटोनिक। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट आएगा तो श्रिंक हो जाता है। ये श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर का पार्ट, मतलब अंदर का पानी कहाँ पे जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या होगा? कम होगा। बिकॉज ऑफ बाय एडिंग द सॉल्यूट, जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे मैंगो एक्ट हो रहा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये है हमारा लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड दैट इज द रीजन इसके अंदर से जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा और ये श्रिंक होगा। क्या होगा? ये श्रिंक होगा। ऐसे एक के साथ करते हो ना, अंडा लेके करते हो, तो उसमें भी यही पार्ट है, वो भी श्रिंक होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो बाहर की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होता है एंड श्रिंक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी इज देयर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक कब होगा? हाइपरटोनिक तब होता है जब आप आलमंड लेते हो या तो नट्स लेते हो, ग्राउंड नट्स, उसको रात भर भिगो के रखते हो, या तो कुछ जैसे कि स्प्राउटेड नट्स होते हैं, तो स्प्राउट आते हैं, उनको अगर रात भर हम भिगो के रखते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाते हैं दूसरे दिन। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बाहर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द आलमंड, उसके साथ साथ नट्स हो गए, तो उसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। इसलिए बाहर का पानी या बाहर का सॉल्यूशन अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है। किसकी तरफ ट्रांसफर होता है? ये अंदर की तरफ। तो ये हाइपरटोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हाइपरटोनिक। तो देखो ये कुछ हाइपरटोनिक के केस के लिए पार्ट था, इसका आंसर है हमारा सी। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे का ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। तो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है हमारे पास, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है, मतलब कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पे। कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? ग्लूकोज सॉल्यूशन पार्ट आता है यहाँ पे, ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना है? तो ग्लूकोज सॉल्यूशन है हमारे पास 5%। तो देखो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एक पूरे अमाउंट के साथ यहाँ पे है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका ग्लूकोज का ये कितना होता है? ग्लूकोज का मोलार मास, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। अब चेक करो ग्लूकोज का मोलार मास कितना है? ये होता है 180 ग्राम पर मोल। तो ये 180 आ जाता है। उसके साथ देखो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे पाई इज इक्वल टू CRT। R की वैल्यू जो होती है ये होती है 8.314 एंड T इज इक्वल टू है 300। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें पार्ट सॉल्व करना है, तो 5% तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है सबसे पहले। तो कंसंट्रेशन टर्म में क्या होगा? 5%। और ये जो गिवन है ना, ये होता है W बाय वॉल्यूम गिवन होता है, W बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। तो इस केस के अंदर क्या आएगा पार्ट?
तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट अभी नहीं निकालेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें ऐसे लिख लेगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वापस ही, बट हमारे पास मोल नहीं है, तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मोल, स्मॉल n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू, तो इसका वेट कितना है, तो 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन 180 मोलार मास, कितना है यहाँ पे मोलार मास कितना है 180, तो 180 से डिवाइड किया तो कितना परसेंट है यहाँ पे 5, तो n की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 5 1 5 2 5 3 15, 15 में 3 0 6 36, तो यहाँ पे पार्ट आएगा हमारे पास, और ये आएगा यहाँ पे 36, तो वन मोल कितने आ गए 1/36। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट हम सॉल्व करें ना, ये 100 के 100 ml में होगा, कितने में होता है ये 100 ml में। तो अभी इसके साथ हमें क्या सॉल्व करना है, मोल तो मिल गया, अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए हमें, वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास ये कितना होता है 100 ml के अंदर होता है, तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 100 ml डिवाइडेड बाय 1000, ये होगा 0.1 लीटर, क्या होगा ये 0.1 लीटर होगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर आता है हमारे पास 0.1 लीटर, ये लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आता है 0.W/5%, तो 100 के केस में आता है, कितने इसमें आता है 100 केस, तो यहाँ पे क्या होगा 0.1 आ गया। बस आपको अभी सॉल्व करना है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेंट्रेशन देयरफॉर C विल बिकम 1/36 अपॉन 0.1, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर आएगा आपका ये 36 नीचे शिफ्ट होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 36 into 0.1, देन यू कैन गेट द आंसर 3.6। तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 3.6 मिलेगा। तो 3.6 अगर आंसर मिलता है तो ये आप पुटअप करेंगे, तो पाई इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 3.6 into 8.314 into 300, इसे कैलकुलेट करो, आंसर निकालो और मैसेज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि इसका आंसर क्या है। ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। द सॉल्यूशन A इज twice a solution A is twice hypertonic to the solution B। देखो सॉल्यूशन A है, ये twice द सॉल्यूशन क्या है B से, ये हाइपरटोनिक है at the given temperature, एक टेंपरेचर पर्टिकुलरली उस केस के ऊपर गिवन है, if the solution A contain 8.6 into 10^12 molecules, सॉल्यूशन A के पास कितने मॉलिक्यूल्स है 8.6 into 10^12 molecules, then the number of molecule present in B, B के अंदर मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल से मोल निकाल सकते हैं, मोल कैसे निकालेंगे बाय डिवाइडिंग, तो आपको पता है डिवाइड कैसे करना है, तो 6.02 डिवाइड करोगे, नहीं करोगे तो आपका आंसर वैसे ही वहां पे आने वाला है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन ये क्या गिवन है हमारे पास, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A, कितने हैं यहाँ पे 8.6 into 10^20। यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास A is equal to twice the B, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A is twice the number of molecules of B, ये कंडीशन गिवन है हमारे पास। तो हमें B की चाहिए ना, therefore number of B is equal to number of A by 2, तो जस्ट इसको डिवाइड करो, 8.6 into 10^22 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा इसका 22, तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, तो मतलब आपका ऑप्शन बी नहीं है, तो बचा हुआ क्या है, इसका होगा 3, ये टिम्बू एज इट इज, इसका होगा 4.3, यहाँ पे आंसर आता है हमारे पास डी। क्या करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है डी। अब ये वाला पार्ट यूज करो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, A
टू b से ट्वाइस है, तो जस्ट शिफ्ट द 2 at the denominator of a and divide the terms and you can get the answer. Next question देखो, next question है if kb of water is 0.2 then boiling point of a 0.2 molar solution of the non volatile solute will be. boiling point पूछा है, boiling point मतलब elevation of boiling point की तरफ जाना है हमारे पास. kb दिया है मतलब इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है यहाँ पे, kb इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट तो कितना है ये 0.52. उसके बाद में क्या गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी गिवन है, कितना है 0.2 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट 0.2 मोलर सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है आपके पास, नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है उन्होंने. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है, तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के साथ मोलैरिटी गिवन है m इज इक्वल टू 0.2. तो डिप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो कितना होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट. इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है. तो देखो यहाँ पे आएगा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डेल्टा TB इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू, तो डेल्टा TB इक्वल टू kf into m, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा kf into m, मतलब kf की वैल्यू कितनी है 0.52 into m, और m कितना है हमारे पास तो 0.2 है, 0.2 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो डबल हो जाता है, तो ये होगा 104. बट यहाँ पे टिम्बू कितने हैं, टिम्बू के बाद डिजिट है 1, यहाँ पे टिम्बू के बाद डिजिट 2, तो ये टोटल हो गए 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा आंसर 0.104. तो देखो अभी हमें आंसर मिला है क्या, आंसर मिला है क्या, आंसर हमें नहीं मिला. अभी हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसमें ऐड किया जा रहा है, वाटर के अंदर ऐड किया जा रहा है. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो देयरफॉर डेल्टा TB की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा TB डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका सॉल्यूशन का बढ़ेगा माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, कितना होता है 373 केल्विन होता है. तो 373 के साथ यहाँ पे हम किसको रिलेट करने वाले हैं, इस पार्ट को, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस का होगा प्लस, दोनों होंगे ऐड, 373 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 373 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 0.104, तो 373 आंसर किसका है, यहाँ पे आंसर आता है हमारे पास बी, 373.104 इज द करेक्ट आंसर बाय जस्ट एडिंग द टू टर्म्स. हमें ये टर्म शिफ्ट करना ये चाहिए, तो इसका पता है हमें, इसका कितना है 0.104, इसका कितना है, ये माइनस होकर इधर शिफ्ट होगा तो प्लस होगा 373, तो यहाँ पे दोनों को इसको ऐड करके आंसर क्या आता है हमारे पास 373.104 केल्विन. केल्विन में पूछा तो केल्विन में निकालेंगे, तो इतना इसका क्या होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलता है. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Which of the following solution 0.1 मोलर aqueous solution will exert highest osmotic pressure? देखो मैंने आपको पहले भी बोला है osmotic pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, lowering of vapor pressure, ऐसे क्वेश्चन मैटर फैक्टर के साथ रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे जो पार्ट है हमारे पास हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, यहाँ पे किसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है ना 0.1 मोलर सॉल्यूशन, सभी के सभी क्या है 0.1 मोलर सॉल्यूशन के साथ. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन मैंटो फैक्टर के साथ कैसे होता है,
क्या चाहिए हमें? वेंटो फैक्टर के साथ कैसे होता है ये पार्ट हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता होता है तो हम आगे का पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पार्ट आता है सबसे ज्यादा वेंटो फैक्टर किसका होगा? जिसका ज्यादा वेंटो फैक्टर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ? नंबर ऑफ वेंटो फैक्टर ले लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो I कितना आएगा इसके लिए? 2 + 3 = 5। इसके पास से ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 1 ही है। कितना? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? I = 2 + 1 इस आएगा 3। यहाँ पे 1 1 ये I = 2 और यहाँ पे Mg1Cl2 तो ये 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और एक पार्ट हमें एक चेंज करना है जो एक्चुअली हमें इस पार्ट के लिए ना क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो वैल्यू ली थी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए 104 तो हमारे पास आया था। बट यहाँ पे पार्ट क्या होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम चेंज कर लेते हैं मतलब 373.15 होता है एक्चुअली, ये राउंड ऑफ किया था हमने, बट एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है मतलब 273.15 ये वाली वैल्यू इसमें दी होती है। तो इसमें अगर हम 104 को ऐड करेंगे 0.104 तो इसका आंसर आता है 452.373। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है हमें वो कौन सा आ रहा है? 15 को ऐड करके 373.254 वहां पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दो केस हो सकती है, ये सी और ये। तो यहाँ पे 25 तो 104 की जगह पे वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट 71 तो नहीं आएगा, एडिशन करना तो है। इसका करेक्ट ऑप्शन तो बी आ रहा है वैसे भी। ठीक है, ये तो वैल्यू लंबी है, वैल्यू मेरा हो सकती है, ये 1 है, 52 है, ये हमारा 2 आ रहा है, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आंसर बी इज द करेक्ट। देखो नेक्स्ट केस है हमारे पास, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है आपसे कितने? 0.2 मोलर KCl, मोलर के लिए पूछा, एटीएम में पूछा है। किस में पूछा है आपको प्रेशर? एटीएम में। तो आर की वैल्यू आपकी चेंज होती है, आर की वैल्यू जो गैस कांस्टेंट होगा ना वो चेंज होगा। 0.2 मोलर इज अ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो पार्ट आता है ये पार्ट क्या होगा? देखो यहाँ पे जो पार्ट आएगा हमारा ये क्या होगा? देखो यहाँ पे जो पार्ट गिवन है हमारे पास क्या है? इस केस के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन कितना है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितना है? सबसे पहले हम आर की वैल्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक है, कंसंट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे C इक्वल टू कितना गिवन है? 0.2 मोलर, 0.2 मोलर C गिवन है और टेम्परेचर है हमारे पास 310 केल्विन और बाकी जितना भी पार्ट गिवन है ना ये एटीएम में गिवन है, इसलिए इसकी आर की वैल्यू क्या लेनी है आपको? यहाँ पे आर 8.314 ये नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू होती है हमारे पास जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर ये वैल्यू है, हमें ये यूज नहीं करनी है। हमें क्या यूज करना है? यहाँ पे आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन के अंदर ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू यूज करनी है। तो ये वैल्यू क्या होगा? लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे आएगा पाई इज इक्वल टू CRT। तो C कितना है? 0.2, R कितना है? 0.0821
इंटू टी कितना है, तो हमारे पास टी है 310। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो एंड कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या है। तो आपको पूरा पार्ट दिया है, सिर्फ आर की वैल्यू नोटिस करना है। जो हमारे पास पार्ट था वो पार्ट क्या था, वो एटीएम में था, तो ये वैल्यू हमें उसी के यूनिट के साथ चाहिए। जूल पर केल्विन पर मोल में आता है, जूल पर केल्विन पर मोल की वैल्यू है, और हमें चाहिए लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है, आर की वैल्यू, यूज दिस एंड सॉल्व। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वेंटॉफ फैक्टर फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज। वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए? देखो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेंटॉफ फैक्टर होता है ना, डिसोसिएशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन के लिए वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू, डिसोसिएशन की जो वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। सेकंड आता है एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन मतलब दो पार्टिकल जब कंबाइन हो रहे हैं उसके लिए, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है लेस देन 1। और थर्ड पार्ट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है 1 ऑलवेज। डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलवेज 1। तो आपका ऑप्शन यहां पे क्या आता है, ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा, ये वाला पार्ट लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ वेंटॉफ फैक्टर विल बी मिनिमम फॉर। वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू मिनिमम किसके लिए होगी? दिस ऑब्वियसली जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगी उसके लिए क्या होगी, वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू भी कम ही होगी। तो वेंटॉफ फैक्टर निकालना है, तो ये कितना है 0.05, 0.2, 0.01, 0। हां यहां पे देखो अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी लिख के जाता है आपका, यहां पे पार्ट क्या लिख के जाता, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। NaNO3 क्या है, मेटल नॉन मेटल है। H2SO4 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, आयन के फॉर्मेशन में जाता है, आयन फॉर्म करता है डिसोसिएशन होने के बाद। NaNO3 आयन फॉर्म करता है, AlCl3 भी आयन फॉर्म करता है, बट ग्लूकोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड दैट इज द रीजन इसका वेंटॉफ फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे सी आएगा। देखो नेक्स्ट, द वेंटॉफ फैक्टर फॉर KFCN6, हाँ एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेक्सासाइनेट टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नेम आता है, आपको आने वाले केस में है ये। तो इसका जब डिसोसिएशन होगा K4 FeCN6 ऐसे ये जब डिसोसिएट होगा तो ये 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना, वेंटॉफ फैक्टर। देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये काउंटर आयन होता है, ये निकल जाता है, इससे टूट जाता है ये, तो बचा हुआ हमारे पास पेयर रहता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है मोल्स, तो इसका वेंटॉफ फैक्टर आएगा 4 प्लस इसका मोल कितना है 1 इक्वल टू 5। सबसे पहले तो वेंटॉफ फैक्टर निकालेंगे। डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का होता है अल्फा कितना है यहाँ पे 10% गिवन है, तो 10% को हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना है 0 कैंसिल 0.1, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1। तो बस अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, वेंटॉफ फैक्टर चाहिए हमें यहाँ पे, वेंटॉफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन कितना होगा 1 प्लस अल्फा इनटू n माइनस 1। जस्ट पुट अप द वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 0.1, n कितना है यहाँ पे, मतलब वेंटॉफ फैक्टर कितना है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0.1 इनटू 4, तो 0.4 आंसर आएगा 1.4 है यहाँ पे आंसर। हाँ है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको रिगार्डिंग द सीईटी मिड टर्म एग्जामिनेशन। और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व द मोर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस इट। ओके, थैंक यू।